हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रीट को लेकर, मतलब राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 को लेकर। तो कल से जो है वो आपके इसके आवेदन जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, जो कि आपको पता है कि 25 जुलाई 2022 को जो है इसकी परीक्षा जो है वो आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। तो इसके बारे में हम कम समय में जो है डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये जो है आपकी रीट जिसके बारे में हम बात करें, ये आपकी पात्रता है या फिर नौकरी है। फिर इसके लिए जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए। आपको पता है कि बीएड और एनआईएस डीएलएड का बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैटर चल रहा है। तो आपको पता है कि इसमें बीएड और एनआईएस डीएलएड वाले सिर्फ एक पेपर में एलिजिबल हैं। तो कौन से पेपर में एलिजिबल है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर इसके सिलेबस के बारे में भी हम देखेंगे, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस के बारे में जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार रीट में चेंज किया गया है। तो क्या इसमें सीटेट क्वालिफाई वाले जो हैं वो इसमें मतलब उनको भी एग्जाम देना कंपलसरी है या फिर नहीं कंपलसरी है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो इसमें भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, उनको किस तरीके का रिजर्वेशन या फिर परसेंटेज वाला मामला है क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि आपका पासिंग नंबर जो है वो कितना होगा, इसके बारे में हम डिटेल में जो है बात करेंगे, जो कि आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। तो हम एक एक करके जो है वो डिटेल में जो है वो देखेंगे, जो कि आज का न्यूज़पेपर है। और यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका रीट है 2022 का 25 जुलाई को जो है इसकी परीक्षा हो सकती है, यहाँ पर दिया गया, लेकिन परीक्षा होगी क्योंकि टाइम टेबल जो है इसका जारी कर दिया गया है। आवेदन जो है वो आपके कल से स्टार्ट होंगे, मतलब कल से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो जानेंगे। उससे पहले हम कुछ पॉइंट जो है उसके बारे में हम बात कर लें। जैसे हमने ऊपर बताया था कि ये आपका पात्रता है या फिर नौकरी है, मतलब पात्रता परीक्षा या फिर नौकरी की परीक्षा है। तो देखिए क्या है कि इस बार जो है वो आपके रीट में जो है वो चेंज किए गए हैं। मतलब इसके पहले जो है आपके रीट के नंबर के बेस पर ही आप राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बन जाते थे, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार जो है वो आपका सिर्फ रीट जो है वो आपका पात्रता होगा। अब इसके बाद जो है वो आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिस तरीके से यूपी में सुपर टीटी होता है उस तरीके से आपका राजस्थान में भी जो है वो आपका सुपर रीट जो है वह इस बार से जो है वो आपका कराया जाएगा। तो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। अब बात कर लें सीटेट वाले जो हैं, नॉर्मल सी बात है, हमने बोला कि सुपर रीट होगा। तो आपको पता है कि यूपी में जो है वो यूपी टीटी वाले भी एलिजिबल होते हैं, सीटेट वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो देखिए क्या है कि रीट में जो है इस तरीके का बिल्कुल कहीं भी मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें सीटेट जो सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो जो है यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल नहीं, मतलब सीटेट का कहीं मेंशन जो है वो नहीं किया है। नॉर्मल सी बात है, आप राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको रीट एग्जाम देना जो है वो कंपलसरी है। यहाँ पर सीटेट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, ये आगे कोर्ट में जाएगा ही, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई वाले नॉर्मल सी बात है जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपको पात्रता परीक्षा है तो कहीं ना कहीं सीटेट को भी एलिजिबल करना चाहिए, लेकिन नहीं किए हैं इन लोग। तो अब उन लोग का मैटर है, ये आपका बात का बात है। लेकिन राजस्थान में आप टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो आपको रीट देना एग्जाम कंपलसरी है। इसकी हम वैधता के बारे में बात करें तो जो जिसके बारे में हम रीट के बारे में बात करें, तो इसकी जो आपकी सर्टिफिकेट की वैधता है वो आजीवन जो है वो कर दी गई है। तो यहाँ पर जो है वो इसके बारे में हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। देखिए क्या है कि आपको पता है कि रीट के बेस पर ही जो है आप सुपर रीट में बैठ सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, रीट एग्जाम आपको देना कंपलसरी है ही। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनको 5% या फिर 10% जो है इस तरीके का रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि अदर स्टेट से कैंडिडेट हैं, आप इसमें आ रहे हैं, तो आप जो है जनरल में काउंट होंगे। तो इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल आप ना रहिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लें अपेयरिंग वालों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि रीट जो है वो जब फाइनल सिलेक्शन होता था तभी भी जो है अपेयरिंग वाले बैठते थे। तो अब तो आप पात्रता है, तो नॉर्मल सी बात है, अपेयरिंग वाले को कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। तो देखिए अपेयरिंग आपके दो तरीके से होता है, अपेयरिंग आपकी दो तरीके से। अब देखिए क्या है कि आपका डिप्लोमा है, मतलब डीएलएड है, तो आपका सेमेस्टर वाला होता है। लेकिन बीएड जो होता है वो आपके दो तरीके से होते हैं, एक आपका सेमेस्टर वाला हो जाता है, एक आपका ईयर वाला हो जाता है। तो मान लीजिए जिनका सेमेस्टर वाला होगा तो 2 सेमेस्टर उनका कंप्लीट हो गया है, मतलब 2 सेमेस्टर कंप्लीट, 2 सेमेस्टर बाकी, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि वो 1 साल कंप्लीट कर लिए हैं, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो वो इसमें एलिजिबल है। उसी तरीके से बीएड वालों का है। बीएड उनका यदि ईयर का है तो ये फर्स्ट ईयर उनका कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो वो जो है इसमें एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बीएड को लेकर। तो देखिए क्या है कि बीएड वाले जो है पेपर 1 में एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बीएड वाले जो है सिर्फ पेपर 2 में, मतलब लेवल 2 में जूनियर में जो है वो एलिजिबल हैं इसमें। तो आप इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहें। अब आते हैं हम आपकी योग्यता को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर कि आपकी योग्यता जो है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, जो कि हम यहाँ पर प्राइमरी के लिए देखेंगे 1 से 5 तक के लिए, तो आपका 50% जो है वो 12th में होना चाहिए। उसके साथ आप डीएलएड किए हैं तो आप जो है इसके एलिजिबल हैं। बाकी अथवा मतलब जो अथवा है इसके अलावा 45% अंकों के साथ, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो कि जिस भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक की क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार जो है वो प्राप्त किया गया हो। तो जो भी आप जिस भी मतलब डिप्लोमा जहाँ से भी किए हों, वहाँ पर बताया गया कि जो
एनसीटी का विनियम 2002 है, उसके अनुसार आपका मान्यता प्राप्त किया गया है। उससे आप किए हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 12th में 45% है, आप डीएलएड किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें। फिर यहाँ पर बताया गया कि आपका 12th में 50%, उसके साथ जो है वो आप 4 वर्षीय बीएलएड किए हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर हम चलते हैं और अथवा दिया है, अथवा प्राइमरी के लिए ही बात करें तो यहाँ पर डी वाले में जो दिया है, यहाँ पर बताया गया कि आपका 12th में 50% है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आप स्पेशल एजुकेशन, जो विशेष शिक्षा वाले विशेष शिक्षक होते हैं उनके लिए यहाँ पर बात किया गया है, तो वो जो है 12th में 50% लाए हैं और स्पेशल एजुकेशन में जो है उन्होंने डिप्लोमा किया है, तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन ये देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि आप ग्रेजुएशन किए हैं, और ग्रेजुएशन में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर परसेंटेज का मैटर नहीं दिया गया। नॉर्मल सी बात है, आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं और उसके बाद जो है डिप्लोमा किए हैं, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर नीचे देखेंगे यहाँ पर स्पष्टीकरण में भी जो है वो दिया गया है कि ए, बी, सी और ई जो है वो सामान्य शिक्षक के लिए, जो कि डी जो दिया गया है वो विशेष शिक्षक के लिए, जो कि हमने आपको ऊपर ही बताया था यहाँ पर कि जो डी वाले हैं ये आपके स्पेशल शिक्षक जो हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन या फिर सबसे छोटा या फिर बड़ा या फिर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला यही मैटर है, एनआरसी डीएलएड वाला। तो देखिए क्या है कि एनआरसी डीएलएड वालों के लिए जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया आपका कोर्ट केस वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है कि एनआरसी डीएलएड जो कि 2017 से 19 के बीच कराया गया था, ओडीएल मतलब अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए, मतलब दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, तो वो जो है यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि मतलब कोर्ट वगैरह करने के बाद अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम परीक्षा में जो है वो शामिल के लिए जो है वो पात्र हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे नोट करके लिखा गया है कि रीट लेवल 1 में मतलब प्राथमिक में जो है एनआरसी डीएलएड वाले एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है कि लेवल 2 में भी जो है एनआरसी डीएलएड वाले जो है वो एलिजिबल हैं। तो देखिए क्या है कि इसके बारे में हम मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नोट लिखा गया है आपके प्राइमरी वाले मतलब प्राथमिक के जो आपकी एलिजिबिलिटी वाला है, उसमें जो है वो आपकी जूनियर के एलिजिबिलिटी के नीचे जो है इस तरीके से नहीं लिखा गया है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं वो सिर्फ लेवल 1 में जो है वो एलिजिबल हैं। बाकी आप अपने स्वयं विवेक से जो है आप लेवल 2 का भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी नॉर्मल ग्रेजुएशन का फॉर्म आप नॉर्मल डीएलएड के फॉर्म से प्लस आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसके लिए भी एलिजिबल हैं। और जहाँ तक अनुमान ऐसा भी है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो बिहार है वहाँ पर भी एनआरसी डीएलएड वाले जो हैं वो मतलब जूनियर में भी टीचर बने हैं, यूपी में भी जूनियर एडेड का परीक्षा जो है वो दिए हैं। तो हमें जहाँ तक अनुमान है कि राजस्थान में भी इस तरीके से करना चाहिए कि एनआरसी डीएलएड वालों जिनका ग्रेजुएशन है प्लस डीएलएड है तो उनको भी लेवल 2 में जो है वो बैठने देना चाहिए। तो यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं एक के लिए जो है वो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेवल 2 के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, हमें जहाँ तक अनुमान है कि इसके लिए भी कोर्ट वगैरह जाएंगे तो इसके लिए भी जो है उनको अनुमति जो है वो दे दिया जाएगा। वो आपका था प्राइमरी के लिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे जूनियर के लिए। तो देखिए जूनियर के लिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि स्नातक के साथ जो है वो आप डीएलएड किए हैं, जैसे उसे किसी भी नाम से जाना जाता है, तो आप जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर अथवा में देखेंगे कि 50% अंक के साथ यहाँ पर बताया गया है कि 50% अंक के साथ जो है वो आपने बीएड किया हो या फिर बीएड के अंतिम कोर्स में हो तो आप जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर बीएड वाले जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका ग्रेजुएशन में 50% जो है वो आपके रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो स्नातक किए हैं और जो डीएलएड किए हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो डीएलएड वालों के लिए परसेंटेज का कोई मैटर नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बीएड वालों के लिए जो है वो 50% का जो है वो ग्रेजुएशन में बताया गया है, उनका ग्रेजुएशन में 50% रहेगा, वो बीएड के हैं तो वो जो है एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पर हम आते हैं ऑप्शन सी के लिए। तो यहाँ पर वहीं ग्रेजुएशन में आपका 45% होना चाहिए, लेकिन वहीं हमने जो ऊपर बताया था कि जो स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र से 1 वर्षीय स्नातक बीएड में, मतलब यहाँ पर आपका बताया गया है कि 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक फिर के साथ जो है वो आप बीएड किए उत्तीर्ण हों, जो इस संबंध में समय समय पर जो एनसीटी का गाइडलाइन था उसके हिसाब से जो है जो भी परिवर्तन किया गया था तो उसके हिसाब से आपका मान्य है, तो आप जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है 45% के साथ जो है स्नातक मतलब में आपका 45% होना चाहिए, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो है वो आप उत्तीर्ण हैं, तो आप जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपका कोई जो है वो दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर हम यहाँ पर चलेंगे आगे। तो आगे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि 50% अंकों के साथ जो है वो आपका 12th में मतलब 50% अंकों के साथ जो है आप उच्चतर माध्यमिक में यानी आप 12th किए हों। फिर यहाँ पर बताया गया कि 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक मतलब बीएलएड आपने किया हो तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई जो है वो आपकी दिक्कत नहीं होने वाले हैं। फिर अथवा देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ई में, तो यहाँ पर बताया गया कि 50% अंकों के साथ जो है आप 12th किए हों,
फिर 4 वर्ष ही जो है वो आपने बीएससी बीएलएड किया हो या फिर आर्ट के लिए आपने बीएलएड किया हो तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे एफ में तो यही बात बताएगा कि 50% अंकों के साथ जो है आपने स्नातक या फिर जो है आपने मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर किए हैं, आप बीएड हैं विशेष शिक्षा में या और उत्तीर्ण हैं या फिर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट करके जो है वो आपके बताया गया है। तो यहाँ पर जो है उतना कंपलसरी जो है वो आपके नहीं है, जो कि यही बताया गया कि एनसीटीई से जो आपका मान्य है इस हिसाब से तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा नीचे जो आपके स्पष्टीकरण में दिया गया है कि जो आपकी ए और ई है सामान्य शिक्षक के लिए, एफ जो आपके पद थे जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके विशेष शिक्षा के लिए यहाँ पर आप देखेंगे। जैसे जिस तरीके से प्राइमरी में आपके स्पेशल टीचर थे उसी तरीके से इसमें भी जो है वो आपके स्पेशल टीचर के लिए जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी बताया गया। तो बाकी आप डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है हमने ऊपर जितना भी आपका 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन में नंबर के बारे में हमने बताया था तो यहाँ पर 5% जो है वो सबको 5% जो है वो आपके आरक्षण दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर देखेंगे जनरल कैंडिडेट को जो है वो सिर्फ छोड़कर, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग और एमबीसी ईडब्ल्यूएस को भी जो है यहाँ पर 5% का जो है वो छूट दिया गया है। बाकी विधवा और जो तलाकशुदा हैं और शहरिया अभ्यर्थी के जो मतलब जो भी रिजर्वेशन में आते हैं तो उनको 5% का जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो छूट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर चलते हैं हम सिलेबस को लेकर। तो देखिए सिलेबस में क्या है कि सिलेबस आपको पता है कि जिस तरीके से सिंपल रीड का था वहीं आपका रीड का सिलेबस है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। जिस तरीके से आपका 30 नंबर का बाल विकास और उसके बाद 30 नंबर का आपका मैथ्स, 30 नंबर का पर्यावरण, बाकी 2 पेपर आपके लैंग्वेज के, तो टोटल 150 नंबर के 150 क्वेश्चन और 2.5 घंटे जो है वो आपके पास टाइम जो है वो मिलेंगे। जिस तरीके से पहले पेपर होता था उसी तरीके से आपका पेपर 2 जो कि आपके 2 पेपर लैंग्वेज के 30-30 60 नंबर, 30 नंबर आपके सीडीपी के 90 नंबर और बाकी जो 60 नंबर है वो आपके लैंग्वेज को लेकर जो है वो आपका रहेगा। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में बात हो गया। यहाँ पर हम बात करें क्वालिफाइंग नंबर को लेकर तो आपको पता है कि इसमें पास होने के लिए जो नंबर आपका दिया गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समान वर्ग के आरक्षित वर्ग के लिए मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो अदर स्टेट से आ रहे हैं या फिर राजस्थान के जनरल कैंडिडेट हैं, नॉर्मल सी बात है अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट किसी भी रिजर्वेशन में आता है तो आपको रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा, आप सामान्य वर्ग में जो है वो माने जाएंगे। तो यहाँ पर 2 क्षेत्र होता है, आपको पता है कि राजस्थान में एक टीएसपी होता है, नॉन टीएसपी में ही अदर स्टेट वाले आते हैं, टीएसपी में जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं आते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जनरल कैंडिडेट को पास होने के लिए 60% आपके नंबर चाहिए, जो कि मतलब 150 में 90 नंबर जिस तरीके से सीटेट में होता है। फिर यहाँ पर एसटी के लिए जो है वो बताया गया, तो एसटी के लिए जो है जो नॉन टीएसपी में आएंगे मतलब जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में आएंगे उनको 55% और बाकी जो टीएसपी वाले हैं अनुसूचित क्षेत्र उनको जो है वो 36%, मतलब 150 नंबर में से 36% वो नंबर लाते हैं तो वो जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। और फिर यहाँ पे टीएसपी और नॉन टीएसपी में जो कि आप यहाँ पर देखेंगे एससी कैटेगरी के, एससी और ओबीसी के और यहाँ पर बताया गया कि अति पिछड़ा वर्ग के और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है 55%, मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा सा पहली बार जो है आपको देखने को मिलेगा कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है 82 नंबर लाएंगे तो वो जो है यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर समस्त जो है वो महिलाओं को दिया गया कि जो भी महिला जो है वो विधवा हैं तो वो या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी में महिला आती हैं तो वो जो है 50% लाएंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे। दिव्यांग को जो है यहाँ पर 40% लाना है, 40% वो लाते हैं तो यहाँ पर जो है वो पास माने जाएंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर शहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए यदि जो है वो 36% लाते हैं जो कि शहरिया क्षेत्र से होने चाहिए, तो 36% नंबर लाते हैं तो वो जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में जो है वो बात किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रीट के बारे में था, रीट 2022 के बारे में, जिसके बारे में हमने बात किया कि 25 जुलाई 2022 को जो है वो आपके एग्जाम होंगे, जो कि कल से जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो कोई भी आपका कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कर सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि इसके अलावा कोई आपका कन्फ्यूजन होगा, आप यदि कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तब। तो आज के लिए बस इतना है, बाकी जो कोई भी अपडेट होता है बाकी कल से जो है आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें जो कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू।